हेलो स्टूडेंट्स। आज का ये जो वीडियो है ये क्लाइमेट ऑफ इंडिया चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे सीजन्स ऑफ इंडिया या फिर सीजन्स इन इंडिया के बारे में। दोनों ही सही हैं, आप दोनों ही तरह से बोल सकते हो। लास्ट वीडियो में आपको याद होगा हमने साउथ वेस्ट मानसून के बारे में, मानसून के मैकेनिज्म के बारे में बात की थी और ये प्रॉमिस किया था मैंने, आई मेड अ प्रॉमिस कि मैं नेक्स्ट वीडियो में इस पे डिटेल में बात करूंगा। इसमें अरेबियन सी ब्रांच है, इसमें बे ऑफ बंगाल ब्रांच है, ठीक है। तो ये जो वीडियो है सीजन्स इन इंडिया, आपको पता है कि इंडिया में कितने तरह के सीज़न होते हैं, जाड़ा गर्मी बरसात यानी समर विंटर, और मॉनसून का सीज़न होता है। तो इसमें भी मॉनसून इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे हम मॉनसून के बारे में बात करेंगे डिटेल में, जिसमें हम अरेबियन सी ब्रांच और बे ऑफ बंगाल ब्रांच को भी इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहला हमारा जो सीज़न है या पहली जो हेडिंग है वो है हॉट ड्राई समर, यानी कि गर्मी का सूखा हुआ महीना, हॉट ड्राई समर। इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये शुरू होता है इंडिया में मार्च से। मार्च में आपको पता है होली के समय बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती है, ठीक है। होली के बाद मार्च के लास्ट में अगर आप देखोगे, मार्च मिड मार्च या लास्ट के मार्च में आप देखोगे कि मार्च से गर्मी स्टार्ट हो जाती है और कंटिन्यू रहती है कब तक? मई तक। तो मार्च से मई का महीना हमारा हॉट ड्राई समर का होता है, ठीक है। ये आप नोट करते चलिएगा या ध्यान से सुनिएगा, बाद में नोट कर लीजिएगा, जैसी आपकी मर्जी हो। क्लियर। दूसरा पॉइंट क्या है कि इस समर सीजन में हाईएस्ट टेम्परेचर जो है नॉर्थ वेस्ट पार्ट जो है, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट पार्ट का मतलब जो आपका राजस्थान का इलाका है, वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 48% तक का टेम्परेचर जा सकता है, ठीक। साउथ इंडिया जो कि इक्वेटर के पास है उसको बहुत ज़्यादा हीट या इंटेंस हीट एक्सपीरियंस करने का मौका नहीं मिलता, या वो नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो सी है ना, कोस्टल एरिया पे, उनका जो मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस है, वहाँ पे गर्मी तो बहुत होती है लेकिन समंदर से आने वाली ठंडी ठंडी हवाएं उसको मॉडरेट कर देती हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? तो ये एक रीज़न है कि वहाँ पर किसी तरह की इंटेंस हीट को एक्सपीरियंस नहीं करते लोग, हाँ ह्यूमिडिटी को एक्सपीरियंस करते हैं। क्लियर। तो जो साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट पार्ट है इंडिया का, वहाँ पे समर सीजन में 48 डिग्री तक का जो टेम्परेचर है वो जा सकता है, लेकिन जो कोस्टल एरिया है साउथ इंडिया है वहाँ पर ऐसा नहीं होता बिकॉज ऑफ सी। क्लियर हो गई बात। तीसरा पॉइंट है ड्यूरिंग द समर अ लोकल हॉट विंड कॉल्ड लू। आपको पता है गर्मी के सीजन में हमारे घर के आसपास लू चलती है, ठीक है। घर वाले मना करते हैं कि बेटा बाहर मत जाओ, बहुत लू चल रही है, बीमार पड़ जाओगे। सुना होगा आपने, आपके घर में, मेरे घर में भी ऐसे ही होता है। तो लू क्या है? लू एक लोकल विंड है, ठीक है। लोकल विंड्स आप पढ़ते हो, नाइन्थ में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो लोकल विंड जिसका नाम है लू, वो चलती है कहाँ पर? चलती है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, यानी कि अगर हम बात करें तो यूपी हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, चंडीगढ़, दिल्ली, ये सारा जो एरिया है यहाँ पर लू चलती है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट लू में जाते हो तो आप बीमार पड़ सकते हो, वो सही बात है, घर वाले सही कहते हैं, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हीटेड होती है और हवा तो है ही, साथ में गर्म हवा है और साथ में डस्ट भी बहुत ज़्यादा होती है इसके साथ। तो ये किसी भी तरह से हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, ड्यूरिंग दिस सीजन, इस सीजन में थंडर स्टॉर्म भी आते हैं। जैसे कि एक थंडर स्टॉर्म है जिसका नाम है काल बैसाखी। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको डिफाइन करने के लिए भी आता है आपके क्वेश्चन पेपर में, बोर्ड के पेपर में, ठीक है। काल बैसाखी वेस्ट बंगाल में चलता है, ये एक थंडर स्टॉर्म है। दीज आर ऑल्सो नोन एज बरदोली छेड़ा, इसको बरदोली छेड़ा के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन कहाँ? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दो। यहाँ पे लिखा नहीं है, अच्छी बात नहीं लिखा है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखो कि बरदोली छेड़ा जो है वो कहाँ पर काल बैसाखी को बरदोली छेड़ा कहा जाता है, ठीक है। दीज थंडर स्टॉर्म्स आर अकम्पनीड बाई हैवी रेनफॉल। थंडर स्टॉर्म्स तो चलते ही चलते हैं, आंधी की तरह बिजली कड़कती है और साथ ही साथ क्या होती है? हैवी रेनफॉल, ठीक है। और इट ऑल्सो रेन्स इन कोस्टल केरला एंड कर्नाटका। केरला और कर्नाटका में भी इस तरह का रेनफॉल या थंडर स्टॉर्म्स आते हैं, ठीक है। लेकिन वहां पे इनको क्या कहते हैं? केरला में कहा जाता है उनको मैंगो शावर, ठीक है। मैंगो शावर किस लिए अच्छे होते हैं? ये हेल्प करते हैं किसके लिए? राइपनिंग ऑफ मैंगोज के लिए हेल्प करते हैं और इसीलिए इसको मैंगो शावर कहा जाता है, ठीक है। एंड
सेम चीज़ को हम कहते हैं चेरी ब्लॉसम या ब्लॉसम शावर। कहाँ पर? कर्नाटका में। समझ में आ रहा है आपको? एक बार फिर से बता देता हूँ कि एक तरह के थंडर स्टॉर्म चलते हैं ये मार्च से मई, जो हमारा समर का महीना और समर का सीजन होता है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे जो आपके सिलेबस में है, काल बैसाखी जो कि वेस्ट बंगाल में चलता है। ठीक है, उसके अलावा आपका बरदोली छेड़ा काल बैसाखी का ही दूसरा नाम है, कहाँ चलता है ये आप कमेंट में बताओगे। ठीक, मैंगो शावर केरल में, एंड ब्लॉसम शावर या चेरी ब्लॉसम कहाँ पर? कर्नाटका में। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिक्वायर्ड सीजन है इंडिया के लिए, विच इज साउथ वेस्ट मॉनसून। अब आप ये मत पूछना कि साउथ वेस्ट मॉनसून क्या होता है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था कि क्या होता है और इसको क्यों साउथ वेस्ट कहते हैं। तो ये काम आपका है कि आपने लास्ट वीडियो से जो सीखा है वो कमेंट बॉक्स में बताएं कि साउथ वेस्ट मॉनसून को साउथ वेस्ट मॉनसून क्यों कहते हैं। ठीक है, आपका रिवीजन भी हो जाएगा, मुझे भी पता चल जाएगा दैट यू नो। क्लियर? साउथ वेस्ट मॉनसून का पहला पॉइंट क्या है? तो साउथ वेस्ट मॉनसून स्टार्ट होता है कब से? ये बिगिन होता है जून से एंड चलता है कब तक? सितंबर तक। इफ क्वेश्चन कम्स कि व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ इंडियन साउथ वेस्ट मॉनसून, तो आप क्या आंसर लिखोगे? फ्रॉम जून टू सितंबर। तो साउथ वेस्ट मॉनसून जून से शुरू होता है, सितंबर तक चलता है, ड्यूरिंग समर। यानी कि आपको पता है कि इससे जस्ट पहले हमने क्या पढ़ा है? समर सीजन। तो समर के सीजन में क्या होता है, जो हमारा नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन ओशियन है, अ लो प्रेशर एरिया इज क्रिएटेड ओवर द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडियन ओशियन। ठीक है, तो इंडियन ओशियन में क्या हुआ? एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो गया। ठीक, ये अट्रैक्ट करता है किसको? ये अट्रैक्ट करता है साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स को। अगेन ट्रेड विंड्स नाइन्थ में आपने पढ़ा है। ठीक है, तो ये जो लो प्रेशर एरिया ओशन पे क्रिएट हुआ है, ये अट्रैक्ट करता है साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स को। ये विंड्स अट्रैक्ट होती हैं और फिर डिफ्लेक्ट होती हैं देयर राइट, है ना, राइट में रिफ्लेक्ट होती हैं बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स की वजह से ये अपने राइट में डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, यानी कि मुड़ जाती हैं। ठीक, क्योंकि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हवाएं अपने डायरेक्शन से राइट साइड में डिफ्लेक्ट होती हैं। क्लियर हो गई बात? आफ्टर क्रॉसिंग द इक्वेटर, अब देखो ये इक्वेटर की तरफ से क्रॉस करके आती हैं, इसीलिए जब तक ये नीचे होती हैं इक्वेटर से यानी कि साउथ में, तब तक ये अपने लेफ्ट साइड में ट्रेवल कर रही होती हैं। लेकिन जैसे ही ये क्रॉस करती हैं इक्वेटर को, तो डिफ्लेक्ट हो जाती हैं किस तरफ? राइट साइड में। ठीक है, इक्वेटर को क्रॉस करने के बाद, और राइट साइड में पड़ता है हमारा इंडिया, और ये घूमते घूमते इंडिया में एंटर करती हैं। ठीक है, जिसे हम कहते हैं साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स। चलो अगला पॉइंट, द रीच द वेस्ट कोस्ट, जैसा मैंने अभी भी बताया, द रीच द वेस्ट कोस्ट एंड द साउथ वेस्ट मॉनसून। कहां पर? वेस्ट कोस्ट इंडिया का, यानी कि जो हमारा केरल है, कर्नाटक है, मुंबई है। वैसे अगर हम बात करें कि इंडिया में सबसे पहले मॉनसून कहाँ हिट करता है, तो आंसर होगा केरला। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, इन विच स्टेट मॉनसून हिट्स फर्स्ट, तो आप लिखोगे केरला। तो वेस्ट कोस्ट पे हिट करता है, कैसे? एज अ साउथ वेस्ट मॉनसून के तौर पे वेस्ट कोस्ट पे हिट किया। दे ब्रिंग हैवी रेनफॉल। ठीक है, क्या क्या होता है? हैवी रेनफॉल होता है, साथ में वायलेंट थंडर होता है और लाइटनिंग भी होती है। ठीक, बिजली का कड़कना, ठीक है ना, और बहुत ही ज़्यादा हैवी रेनफॉल और आंधी तूफान का चलना। क्लियर हो गया? दिस वायलेंट ऑनसेट ऑफ द मॉनसून इज टर्म्ड एज द बर्स्ट ऑफ द मॉनसून। ये जो वायलेंट ऑनसेट होता है ना, कि अचानक से केरला के कोस्ट पे आके मॉनसून टकराता है और खूब सारी बारिश करता है, इसको हम क्या कहते हैं? बर्स्ट ऑफ द मॉनसून। देखो अभी तक कई सारे टर्म्स आ गए हैं जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। मैंगो शावर, चेरी ब्लॉसम, काल बैसाखी, बरदोली छेड़ा और अगेन बर्स्ट ऑफ द मॉनसून। समझ गए आप? बर्स्ट ऑफ द मॉनसून किसे कहते हैं? जो वायलेंट ऑनसेट ऑफ द मॉनसून होता है ऑन द कोस्ट ऑफ केरला, उसको हम कहते हैं बर्स्ट ऑफ मॉनसून। अगले पॉइंट पे चलते हैं। तो मॉनसून विंड्स गेट डिवाइडेड इनटू द अरेबियन सी ब्रांच। दो पार्ट में डिवाइड हो जाती हैं मॉनसून की विंड्स, अरेबियन सी ब्रांच और बे ऑफ बंगाल ब्रांच में। क्लियर? इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अरेबियन सी ब्रांच क्या है?
वो विंड्स जो अरेबियन सी के थ्रू ट्रेवल करके इंडिया में वेस्ट कोस्ट से एंटर करती हैं उसको हम कहते हैं अरेबियन सी ब्रांच। तो अभी उन्हीं के बारे में बात करेंगे। ठीक, पहला पॉइंट, वन ब्रांच ऑफ दीज विंड कॉजेज हैवी रेनफॉल ऑन द एरियाज विच लाई ऑन द विंडवर्ड साइड। ये जो हवाएं हैं ये ज़्यादातर हैवी रेनफॉल करती हैं वेस्टर्न घाट्स पर, क्योंकि वो विंडवर्ड साइड में होता है। ठीक है, वेस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ठीक है, द एरिया लोकेटेड ऑन द लीवर्ड साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट हार्डली रिसीव एनी रेनफॉल। जो पहाड़ों के दूसरी तरफ का एरिया है, जो रेन शेडो एरिया है, जो रेन शेडो जोन है या फिर लीवर्ड साइड है, वहां पर रेनफॉल नहीं होती। लेकिन जो वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न कोस्ट है, वहां पर हैवी रेनफॉल होती है। क्लियर? किससे? अरेबियन सी ब्रांच से। ये लिखने के लिए आते हैं यानी 3 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अरेबियन सी ब्रांच या फिर बे ऑफ बंगाल ब्रांच, तो याद रखिएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है? द सेकेंड ब्रांच ऑफ द अरेबियन सी मॉनसून विंड स्ट्राइक द नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ द मुंबई। एक ब्रांच कहां पे स्ट्राइक कर रही है? केरला या वेस्टर्न घाट का जो एरिया है नीचे वाला वहां पर। दूसरी कहां पर हिट कर रही है? नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ मुंबई। ठीक है, एंड इट फर्दर मूव्स अलोंग द रिवर वैली ऑफ नर्मदा। अब ये धीरे धीरे आगे बढ़ते चला जाता है। नर्मदा आती है, ताप्ती आती है, ठीक है ना, बीच में सतपुड़ा के मध्य प्रदेश के पहाड़ आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं रास्ते में, और ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ ट्रैवल करता रहता है, प्रोग्रेस करता रहता है। ठीक है, तो नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ मुंबई से टकराता है, फिर आगे जाके रिवर वैलीज ऑफ नर्मदा एंड ताप्ती पे जाता है। ठीक है, एंड कॉज रेनफॉल इन सेंट्रल इंडिया। और नर्मदा ताप्ती के पास जो माउंटेन रेंज है उसकी वजह से वहां पर रेनफॉल करता है। और वो एरिया कौन सा है? सेंट्रल इंडिया का एरिया है, मध्य प्रदेश। ठीक है, इट देन मिंगल्स विद द बे ऑफ बंगाल ब्रांच आफ्टर एंटरिंग द गंगा प्लेन्स। अब जैसे ही ये मध्य प्रदेश का एरिया क्रॉस करता है या नर्मदा ताप्ती की वैली को क्रॉस करके यूपी में एंटर करता है, बिहार में एंटर करता है, तब ये मिक्स हो जाता है किसके साथ? बे ऑफ बंगाल ब्रांच के साथ मिक्स हो जाता है। अभी तक क्या था? ये अरेबियन सी ब्रांच, और अभी मिक्स हो रहा है किसके साथ? बे ऑफ बंगाल के ब्रांच, बे ऑफ बंगाल ब्रांच के साथ। क्लियर हो गई बात आपकी? आगे बढ़ते हैं। अब आपने देखा कि अभी तक साउथ वेस्ट मॉनसून ब्रांच से केरल, कर्नाटक, मुंबई, और अभी तीसरी जो लहर है, तीसरी जो ब्रांच है वो हिट करेगी कहाँ पर? सौराष्ट्र। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, तीसरी ब्रांच दूसरी ब्रांच, यहाँ पे हम सिर्फ एक ब्रांच की बात कर रहे हैं, साउथ वेस्ट मॉनसून की अरेबियन सी ब्रांच। और उस ब्रांच की हवाएं अलग अलग जगह पर हिट कर रही हैं, इसीलिए उनको हमने 1 2 3 यानी कि फर्स्ट ब्रांच, सेकेंड ब्रांच बोलना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो पहली ब्रांच केरल कर्नाटक में थी, दूसरी मुंबई, और तीसरी आ रही है अब कहाँ पर? सौराष्ट्र, जो कि गुजरात में पड़ता है, सौराष्ट्र पेनिनसुला एंड द कच्छ। ठीक है, तो यहां पर हिट करती है और उसके बाद ट्रेवल करती है वेस्टर्न राजस्थान, वेस्टर्न राजस्थान, और फिर पैरेलल टू द अरावली रेंज। अरावली रेंज के पैरेलल चलती चली जाती है, चलती चली जाती है, और किसी भी तरह से रेनफॉल कहाँ पर? वेस्टर्न राजस्थान में नहीं हो पाती है, क्योंकि वो आ जाता है रेन शेडो एरिया। ठीक है, इसीलिए राजस्थान क्या होता है? स्कैंटी रेनफॉल मिलती है और ड्राई रहता है। ठीक, अगला, अरेबियन सी ब्रांच ज्वाइन द बे ऑफ बंगाल ब्रांच कॉजिंग रेनफॉल इन द वेस्टर्न हिमालयाज। वेस्टर्न हिमालयाज में जब ये दोनों ब्रांचेस आपस में मिक्स हो जाती हैं, ज्वाइन कर लेती हैं, तो कहाँ पर मॉनसून ज़्यादा बरसता है? कहाँ पर? वेस्टर्न हिमालय में रेनफॉल करती हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको? अब आगे बढ़ते हैं हम दूसरी ब्रांच की तरफ, बे ऑफ बंगाल की जो ब्रांच है उसकी तरफ। बे ऑफ बंगाल ब्रांच क्या करती है? ये अप्रोच करती है टुवर्ड्स म्यांमार एंड साउथ ईस्ट बांग्लादेश। अगर आप मैप देखोगे तो आप देखोगे कि ये जो हमारा म्यांमार का और साउथ वेस्ट बांग्लादेश है, ये बे ऑफ बंगाल के रास्ते से जाने पे पड़ता है। तो हमारी ये ब्रांच कहाँ से जा रही है? बे ऑफ बंगाल की तरफ से, और इसीलिए कहाँ की तरफ जा रही है? ये जा रही है म्यांमार और साउथ वेस्ट बांग्लादेश की तरफ। ठीक है, लेकिन वहाँ पर प्रेजेंट होती हैं अराकान हिल्स। ठीक है, और उनसे टकराने के बाद ये हवाएं डिफ्लेक्ट हो जाती हैं किस तरफ? इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ। क्लियर? उधर म्यांमार में अराकान हिल्स हैं, उनसे ये हवाएं टकराती हैं और फिर वहां से टकरा के वापस डिफ्लेक्ट होती हैं किस तरफ? इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ।
क्लियर हो गई बात, समझ गए? द मॉनसून does enter वेस्ट बंगाल फ्रॉम साउथ एंड साउथ ईस्ट इंस्टेड ऑफ द साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन। जब ये डिफ्लेक्ट हो जाती है उसके बाद मॉनसून एंटर करता है वेस्ट बंगाल में फ्रॉम द साउथ, मतलब वेस्ट बंगाल का साउथ, ठीक है, और साउथ ईस्ट। जबकि इनको आना चाहिए था कहाँ से? साउथ वेस्ट से, लेकिन आती हैं कहाँ से ये? साउथ ईस्ट से, वेस्ट बंगाल में एंटर करती हैं। क्लियर हो गई बात? दूसरा पॉइंट है, दिस ब्रांच देन डिवाइड इनटू टू, वन रनिंग अलोंग द गंगा प्लेन एंड द अदर अलोंग द ब्रह्मपुत्र वैली। अब ये दो पार्ट में डिवाइड हो गई है ब्रांच, एक कहाँ पर? गंगा प्लेन की तरफ चली गई है और दूसरी ब्रह्मपुत्र वैली के आसपास घूम रही है, ठीक है। तीसरा पॉइंट, दीज ब्रांचेस कॉज हैवी रेनफॉल इन गंगा प्लेन, ये गंगा प्लेन में बहुत ज़्यादा रेनफॉल कराती हैं। और ब्रह्मपुत्र वैली की बात करें तो गारो खासी हिल्स जो है मेघालय में, वहाँ पर भी रेनफॉल होती है। और यही रीज़न है कि जो मासिन राम है, जो चेरापूंजी है, ठीक है, जो कि सदर्न पार्ट ऑफ खासी रेंज है, वहाँ पर हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल रिसीव करता है, ठीक है। कौन? ये जो पूरा एरिया है मासिन राम का, चेरापूंजी का, यहाँ पर दुनिया की सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है। समझ में आ रहा है? क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। द रेनफॉल रिसीव फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून विंड्स आर लार्जली इफेक्टेड बाई टोपोग्राफी। जो रेनफॉल हमें साउथ वेस्ट मानसून विंड से मिलती है वो टोपोग्राफी से बहुत इफेक्ट होती है। टोपोग्राफी मतलब जो भी एरिया है, जो भी अलग अलग तरह के लैंड फॉर्म्स हैं, उसकी वजह से। कैसे होती है वो भी देख लेते हैं। देखो, महाबलेश्वर लोकेटेड ऑन द विंडवर्ड साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट। जो महाबलेश्वर नाम की जगह है वो विंडवर्ड साइड पर है, वहां पर रेनफॉल होती है 250 सेंटीमीटर, ठीक है। पुणे की बात करते हैं, पुणे कहां पर है? लीवर्ड साइड में है, इसीलिए वहां पर रेनफॉल होती है सिर्फ 70 सेंटीमीटर एनुअली, ठीक है। समझ रहे हो ना? ये टोपोग्राफी की वजह से है। एक जगह जो कि पहाड़ों के विंडवर्ड साइड में है वहां पे 250 सेंटीमीटर, जो लीवर्ड साइड में है वहां पे 70 सेंटीमीटर, ठीक। इट रेन्स हैविली इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। सबसे ज्यादा बारिश कहां होती है? नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ माउंटेन रेंज। सबसे ज्यादा बारिश होती है नॉर्थ ईस्ट में, मासिन राम चेरापूंजी जो अभी बताया मैंने आपको, क्योंकि वहां पर माउंटेन रेंज हिमालय की अवेलेबल है, मौजूद है, सिचुएटेड है। क्लियर? देयर इज अ डिक्रीज, दूसरा पॉइंट देखो, देयर इज अ डिक्रीज इन रेनफॉल एज वन गोज फ्रॉम द ईस्ट टू द वेस्ट। अगर कोई इंसान इंडिया के ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाएगा तो रेनफॉल डिक्रीज करेगी, बिकॉज विंड बिकम ड्राई एज दे शेड देयर मॉइस्चर इन द कोर्स ऑफ देयर जर्नी। जैसे जैसे बारिश होती जाएगी वैसे वैसे बादलों के पास, हवाओं के पास मॉइस्चर जो है वो कम बचेगा। इसीलिए आप देखोगे ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाने पे रेनफॉल की जो क्वांटिटी है वो भी धीरे धीरे कम होती चली जाती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कोलकाता में 120 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है। कोलकाता कहाँ है? ईस्ट में। अब कोलकाता से चलते चलते कोई इंसान पटना आ गया है, पटना वेस्ट में है कोलकाता के, वहां पे देखो 120 से घट के 102 सेंटीमीटर हो गई। और वेस्ट में जा रहा है इलाहाबाद में 91 सेंटीमीटर, और वेस्ट में जा रहा है दिल्ली में 56 सेंटीमीटर। यानी कि रेनफॉल धीरे धीरे कम होती चली जा रही है टुवर्ड्स वेस्ट। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। द कोस्ट ऑफ तमिलनाडु डज नॉट गेट रेनफॉल ड्यूरिंग दिस सीजन। इस सीजन में तमिलनाडु में बारिश होती नहीं है। पूरा इंडिया मजे ले रहा है बारिश के, लेकिन तमिलनाडु वालों को बारिश नहीं मिल रही है, ठीक है। क्यों? बिकॉज इट इज बिकॉज दिस कोस्ट इज पैरेलल टू द बे ऑफ बंगाल। ये जो कोस्ट है ये बे ऑफ बंगाल के पैरेलल में है, ठीक है। जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच जा रही है उसके पैरेलल में पड़ता है, ठीक। इट ऑल्सो लाइज इन द रेन शेडो जोन। और दूसरा रीजन ये है, देखो, एक तो पैरेलल है तो जो बे ऑफ बंगाल की ब्रांच है वो बारिश नहीं करती, पैरेलल पैरेलल चली जाती है, ठीक है। और दूसरा ये कि ये रेन शेडो जोन में भी पड़ता है, ठीक। तो ये दोनों रीजन है कि यहां पर बारिश नहीं होती है। क्लियर हो गई बात? चलो अब यहां पे थोड़ी बारिश कराएंगे थोड़ी देर में। तमिलनाडु को भी पानी मिलना चाहिए, सबका हक है बराबर का। तो अगला चीज जो है, या जो अगला सीजन है, वो है हमारा रिट्रीटिंग मॉनसून का सीजन, यानी रिट्रीट कर रहा है मॉनसून। इसके बारे में पढ़ते हैं। क्या होता है?
ड्यूरिंग अक्टूबर नवंबर, देखो जून से सितंबर तक तो हमारा मानसून का सीज़न चल ही रहा है ना, समर मानसून का सीज़न चल रहा है। अक्टूबर एंड नवंबर में क्या होता है, साउथ वेस्ट मानसून की जो विंड्स होती हैं ना वो वीक हो जाती हैं, उनमें पानी वगैरह रहता नहीं है, और फिर जो हमारा प्रेशर ग्रेडियंट वाला केस होता है, हाई प्रेशर लो प्रेशर, वो भी उतना रहता नहीं है, क्योंकि इंडिया में विंटर सीजन इज गोइंग टू स्टार्ट इन अक्टूबर। ठीक है, अक्टूबर के बाद या अक्टूबर तक मतलब स्टार्ट होने लगता है। तो जो साउथ वेस्ट मानसून की विंड है वो वीक हो जाती हैं, और वीक होने के बाद वो रिट्रीट करना स्टार्ट कर देती हैं। रिट्रीटिंग मतलब वो एक यू टर्न ले लेती हैं टुवर्ड्स इंडियन ओशियन। ठीक है, उसको कहते हैं रिट्रीटिंग। दूसरा देखो, दिस सीजन इज मार्क्ड बाय क्लियर स्काई, आसमान एकदम साफ होता है। ठीक है, एंड एन इंक्रीज टेम्परेचर इन द नॉर्दर्न प्लेन्स, इन टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है और आसमान भी साफ होता है। यही रीज़न है, आसमान साफ होने की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होता है नॉर्दर्न प्लेन्स में, यानी यही हमारा यूपी बिहार। ठीक। तीसरा है द रिट्रीट ऑफ मॉनसून इज एट अ मार्क्ड लेवल, दिस इज इंक्रीज इन टेम्परेचर इन टर्म्ड अक्टूबर हीट। अब ये जो क्लियर स्काई है, ठीक है, क्लियर स्काई की वजह से सूरज एकदम बढ़िया चमक रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, इस पूरे फिनोमेना को नाम दिया गया है किसका, अक्टूबर हीट को। एक तो हीट तो जनरेट हो ही रही है, और दूसरा किस महीने में हो रही है, अक्टूबर में हो रही है, दिस इज वाई दिस इज कॉल्ड अक्टूबर हीट। क्लियर। चलो, एट दिस टाइम द लो प्रेशर कंडीशन शिफ्ट टू द बे ऑफ बंगाल, जो लो प्रेशर का एरिया है वो कहाँ शिफ्ट हो गया है, बे ऑफ बंगाल में शिफ्ट हो गया है, गिविंग राइज टू द साइक्लोनिक डिप्रेशंस, और वहाँ पर साइक्लोन बनने की कंडीशंस भी जनरेट हो जाती हैं। ठीक है, तो ये जो साइक्लोन बनने के चांसेस बनते हैं बे ऑफ बंगाल में, दीज साइक्लोनिक डिप्रेशंस ऑफन रिजल्ट इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ। ठीक है, मतलब डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ जो है ये कभी कभी होता भी है। ठीक है, एंड प्रॉपर्टी जनरली ऑन द ईस्टर्न कोस्ट, खासकर जो हमारा आंध्र प्रदेश का इलाका है ना, वहाँ पर अक्सर जो साइक्लोन आते हैं उनसे तबाही हो जाती है। लेकिन अभी उन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, और जो भी मैनेजमेंट है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट की टीम है, वो भी बहुत अच्छा काम करती है। अभी जो है अगर प्रीवियस ईयर्स के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इतना ज़्यादा दिक्कतें वहाँ पर साइक्लोन से नहीं आती हैं, बट ये पहले यहाँ पर प्रॉपर्टी और लाइफ को डिस्ट्रक्ट करती थी। ठीक है, मोस्ट ऑफ द रेनफॉल ऑफ द कोरोमंडल कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट यानी कि ईस्टर्न घाट, तमिलनाडु का जो घाट है वो, मोस्ट ऑफ द रेनफॉल ऑफ द कोरोमंडल कोस्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम डिप्रेशन एंड साइक्लोन्स, जितनी भी साइक्लोनिक रेनफॉल होती है वो कहाँ होती है, हमारा तमिलनाडु का कोस्ट जो है वहाँ पर विंटर सीजन में होती है। समझ में आ रहा है आपको, विंटर सीजन में देखो, समर सीजन में तमिलनाडु सूखा था, वहाँ पे बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन अभी साइक्लोन की वजह से, नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से तमिलनाडु में बारिश हो रही है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो बात हो गई हमारे मॉनसून सीजन की और इनकी दोनों ब्रांचेस की। अब बात करते हैं कोल्ड सीजन की। बहुत सारे लोगों को कोल्ड सीजन पसंद है, पर्सनली मुझे तो नहीं पसंद है। ठीक, चलो कोल्ड सीजन की बात करें तो कोल्ड वेदर जो है, कोल्ड वेदर सीजन ये इंडिया में स्टार्ट होता है मिड नवंबर। ठीक, और रहता है कब तक, फरवरी तक, यानी कि होली का सीजन आ जाता है तब तक रहता है। ठीक है, तो 4 महीने का सीजन है, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी। क्लियर, दिसंबर एंड जनवरी आर द कोल्डेस्ट मंथ, और इस पूरे सीजन में देखें तो शुरू का मंथ और लास्ट का मंथ इतना ठंडा नहीं होता है, बीच के 2 महीने यानी कि दिसंबर और जनवरी सबसे ज़्यादा ठंडे महीनों में काउंट होते हैं। समझ में आ रहा है। चलो दूसरा पॉइंट देखो, द टेम्परेचर डिक्रीजेस फ्रॉम द साउथ टू द नॉर्थ, टेम्परेचर कम होने लगता है साउथ से नॉर्थ की तरफ। अगर आप तमिलनाडु में हो तो आपको उतनी ठंड नहीं लगेगी, लेकिन जैसे ही आप एमपी में आओगे आपको ठंड लगेगी, एमपी से यूपी में आओगे और ज़्यादा ठंड लगेगी, यूपी से पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ कश्मीर चले जाओगे बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज होता है ना। इसका रीज़न क्या है कि लैटिट्यूड इसका एक रीज़न है कि इक्वेटर के पास है साउथ इंडिया, और दूसरा समंदर के भी पास है साउथ इंडिया, तो वहाँ का टेम्परेचर इतना सीवियर कोल्ड नहीं होता है जितना हमारे एरिया का या फिर नॉर्थ इंडिया का होता है। ठीक, तो ये बात है।
तो ये आपको समझ में आ गया कि जैसे जैसे हम नॉर्थ इंडियन प्लेन्स की तरफ आएंगे हमारा जो क्लाइमेट है वो कोल्ड होता चला जाएगा विंटर सीजन में। वाइल द मीन टेम्परेचर ड्यूरिंग जनवरी, अब देखो यहाँ पे डिफरेंस देखो जो हमने आपको पहले वीडियो में पढ़ाया था क्लाइमेट ऑफ इंडिया के। तिरुवनंतपुरम, स्पेलिंग याद कर लो, ये जीके का क्वेश्चन भी हो सकता है भाई, इतनी लंबी स्पेलिंग है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम में जनवरी का मौसम होता है हाई, अगर बात करें तो 31 डिग्री सेल्सियस तक, जनवरी में 31 डिग्री, ठीक। और वहीं हम बनारस की बात करें यानी वाराणसी, तो वो होता है 16 डिग्री। देखो लगभग लगभग आधे आधे का अंतर है, 50% का, ठीक है। तो तिरुवनंतपुरम कहाँ है, साउथ में, वाराणसी कहाँ है, नॉर्थ में। तो साउथ से नॉर्थ की तरफ जाओगे तो टेम्परेचर कम होगा, ठीक है। ये अपने एग्जाम्पल से ये प्रूव कर रहे हैं। चलो, द एक्सेसिव कोल्ड इन नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग द विंटर इज ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। इंडिया में, नॉर्दर्न इंडिया में इतनी ज्यादा ठंड क्यों होती है? देखो, सबसे पहले तो कोल्ड विंड ब्लो फ्रॉम द कैस्पियन सी, कैस्पियन सी से जो कोल्ड विंड ब्लो करती हैं, और तुर्कमेनिस्तान से जो कोल्ड विंड ओरिजिन करती हैं या ब्लो करती हैं ओवर द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग फरवरी, ठीक है। ये एक रीज़न है, कैस्पियन सी और तुर्कमेनिस्तान से जो कोल्ड विंड ब्लो करती हैं वो भी इसका एक रीज़न है। उसके बाद करें प्लेसेस सच एस पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मार्क करता हूँ, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान आर फार अवे फ्रॉम द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सी। क्या है कि ये जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन है इसके आसपास कहीं समंदर तो है नहीं जो कि टेम्परेचर को मॉडरेट कर दे, ठंडे को थोड़ा सा मॉडरेट करके गर्म कर दे या गर्म को थोड़ा सा मॉडरेट करके ठंडा कर दे। तो इनके पास किसी भी तरह का मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सी है नहीं, इसीलिए यहाँ पर कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट होती है, ठीक है। तो ये भी एक रीज़न है कि विंटर यहाँ पर सीवियर कोल्ड होती हैं। आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर का जो पॉइंट है, द स्नोफॉल इन द नियर बाई हिमालयन रेंज क्रिएट्स अ कोल्ड वेव। देखो भाई, हिमालय बहुत ऊंचे हैं, ऊंचाई पे टेम्परेचर कम होता है, स्नोफॉल होती है, और स्नोफॉल की वजह से भी जो हमारा क्या बोलते हैं शीत लहर, कोल्ड वेव्स चलती हैं, जिससे ठंडक और ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक। समझ में आ रहा है आपको? ये जो 7th पॉइंट है ये इसी से रिलेटेड है, मैंने आपको बता दिया, इसमें जो है वो मैं नहीं बता रहा हूँ। 8वें पॉइंट की बात करें, द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स ब्लो फ्रॉम द लैंड टू द सी ड्यूरिंग दिस सीजन। जो नॉर्थ ईस्ट की ट्रेड विंड है वो लैंड टू सी ट्रैवल करती हैं इस सीजन में, ठीक है। और ये होती हैं ड्राई, ये मॉइस्चर कहाँ से लेती हैं, एडजॉइनिंग ओशियंस, जो भी कोरोमंडल कोस्ट के आसपास होते हैं उनसे, और फिर तमिलनाडु में रेनफॉल भी कराती हैं, ठीक है। तो एक तो हवाएं जो है लैंड से सी की तरफ जा रही हैं तो वो अपने साथ जो भी टेम्परेचर है वो ले जा रही हैं, दूसरा हिमालय से ठंडी ठंडी हवाएं या शीत लहर आ रही हैं, तो दोनों ही रीजन मिक्स होके एक ऐसा फिनोमेना क्रिएट करते हैं कि नॉर्दर्न इंडिया में बहुत ज़्यादा ठंडक होती है, सीवियर कोल्ड होता है। क्लियर? लास्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आर एक्सपीरियंस्ड इन द नॉर्दर्न पार्ट। अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी कि जो हमारा मेडिटेरेनियन सी से आने वाली हवाएं हैं उसको भी एक्सपीरियंस किया जाता है, कहाँ पर, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में ड्यूरिंग द कोल्ड सीजन, और इसकी वजह से रेनफॉल हो जाती है, और रेनफॉल हो जाती है तो ठंड और ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। और इसकी वजह से ये भी एक रीज़न है कि जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर में स्नोफॉल होती है। समझ में आ गया? चलो, तो ये तो हो गया था हमारा कोल्ड विंड। अब बात करें रेनफॉल की। अभी अभी हम ऊपर मानसून पढ़ के आए हैं, लेकिन यहाँ पे हम रेनफॉल के नेचर के बारे में बात करेंगे। क्या है नेचर? पहला, मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री डू नॉट रिसीव रेनफॉल ड्यूरिंग द विंटर। विंटर में सबसे ज़्यादा रेनफॉल रिसीव नहीं करता, मतलब कंट्री में कहीं पे भी अगर आप देखोगे तमिलनाडु को छोड़ दो और फिर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से पंजाब हरियाणा को छोड़ दो तो कहीं पे भी रेनफॉल नहीं है, इसीलिए मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री डू नॉट रिसीव रेनफॉल इन विंटर। सम एरियाज विच रिसीव रेनफॉल ड्यूरिंग द विंटर्स आर, जैसे कि तमिलनाडु जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। सेंट्रल एंड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री गेट ओकेजनल रेनफॉल। अगर हम बात करें सेंट्रल एंड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री की, तो वहाँ पर ओकेजनल रेनफॉल होती है ड्यूरिंग विंटर में। जैसे आप देखो 26 जनवरी के आसपास आपको हल्की हल्की बूंदाबांदी, यानी कि जो रिपब्लिक डे है हमारा, उस समय आपको देखने को मिलती है हर साल लगभग, ठीक है। वीक टेम्परेट साइक्लोन कॉजेज रेनफॉल इन दिल्ली। जो हल्के फुल्के टेम्परेट साइक्लोन्स होते हैं ठंड के समय पे, उनकी वजह से दिल्ली में रेनफॉल होती है। हरियाणा, पंजाब और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश
ठीक है। दिस रेनफॉल इज बेनिफिशियल फॉर रबी क्रॉप। अगर हम बात करें जो विंटर में रेनफॉल होती है रबी क्रॉप यानी कि गेहूं के लिए, खासकर गेहूं के लिए हरियाणा, पंजाब और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में बहुत ही बेनिफिशियल होती है कि भैया थोड़ी सी रेनफॉल हो जाए। फार्मर्स ये दुआ करते हैं, किसान ये दुआ करते हैं, ठीक है। तो जो जाड़े में होने वाली हल्की फुल्की रेनफॉल है वो गेहूं के लिए बहुत अच्छी है, ठीक। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री ऑल्सो रिसीव विंटर रेनफॉल। यहाँ पे विंटर रेनफॉल होती है, उसी के बारे में तो बात कर रहे हैं, ठीक है। अक्टूबर नवंबर की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट मानसून जो है, आपको पहले ही बता दिया मैंने, बार बार वही पॉइंट आ रहा है कि अक्टूबर नवंबर की बात करें तो मानसून रिट्रीट करता है, वापस जाता है ओशन की तरफ, बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर लेता है और तमिलनाडु में रेनफॉल करता है, और थोड़ी बहुत जो आंध्र प्रदेश की सदर्न टिप है वहां पे भी रेनफॉल करता है, ठीक। ये पूरी विंटर की बात हो रही थी, विंटर में रेनफॉल कैसे होता है उसकी बात हो रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सीजन्स इन इंडिया का जो टॉपिक है थोड़ा सा बड़ा हो गया एक्सप्लेनेशन के चक्कर में, लेकिन समझ में आना चाहिए, वो मैटर करता है, ठीक है। सोचो कि जब एक टॉपिक इतना बड़ा हो सकता है, चैप्टर कितना बड़ा हो जाता है एक्सप्लेन करने में एक साथ। तो दिस इज ऑल अबाउट सीजन्स ऑफ इंडिया या सीजन्स इन इंडिया। आप इसको पढ़ो, समझो, नहीं समझ में आता है दोबारा दोबारा सुन के समझो, समझ में आएगा, ठीक है। और ये बहुत काम की चीज़ है, ना सिर्फ आपके एग्जाम के लिए, वैसे भी बहुत काम की चीज़ है, ये टॉपिक बहुत काम का है, तो इसको आप समझो, ठीक। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, पढ़ते रहो, मज़े करो। थैंक यू सो मच।